हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंजी। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 और री एग्जाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा। देखिए, जो बीपीएससी TRE में एग्जाम में पूछ रहा है, इसमें जो है बीपीएससी प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग बीपीएससी प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन को अच्छे से कवर करके चलिएगा। और यहाँ पे जो है इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, यह समय जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट समय चल रहा है, क्योंकि इस समय जो है अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद जो है तैयारी सभी लोग करते हैं। और आप लोग जो है वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि इसमें जो है केवल 35 से 40 मिनट का वीडियो रहता है। और इसमें जो है 50 MCQ क्वेश्चन है, जिससे जो है अगर हम आपको इसमें से ऑप्शन के थ्रू भी बताएंगे तो 100 क्वेश्चन आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। अगर आप लोग 35 से 40 मिनट अगर आप लोग क्लास देखते हैं तो आप लोगों का इसमें से 100 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो समय तो कहीं न कहीं बीतना ही है। 35 से 40 मिनट आप लोग का चाहे मोबाइल चलाने में चाहे घूमने टहलने में तो निकल ही जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा अगर अपने टीचर के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है। बताइए, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? बताइए, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, उत्पादक है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कीटभक्षी पौधे का पौष्टिक स्तर क्या होता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि खाद्य श्रृंखला का क्रम कौन सा होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले जो होते हैं घास होते हैं। और घास को कौन खाता है? शाकाहारी खाते हैं। फिर शाकाहारी को मांसाहारी खाता है और मांसाहारी को सर्वाहारी खाता है। ये क्रम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, जो घास होता है इसे उत्पादक कहते हैं, और जो शाकाहारी होते हैं इसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, और जो सर्वाहारी होते हैं इसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, लाइकेन्स में शैवाल एवं कवक की रिश्ता परिस्थिति तंत्र में कहलाता है। तो बताइए, लाइकेन्स में शैवाल तथा कवक का रिश्ता क्या कहलाता है? बताइए, शैवाल तथा कवक का रिश्ता जो होता है ये क्या कहलाता है? तो देखिए, सहभोजिता कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, शैवाल जो होते हैं उन कवकों को कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं होता है। तो अगर आप लोगों से पूछेगा कि शैवाल में जो है क्लोरोफिल होता है या नहीं होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि शैवाल जो होता है इसमें क्लोरोफिल वर्णक जो है नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल जो है इसमें नहीं पाया जाता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कवक जो है इस शैवाल को सुरक्षा प्रदान करते हैं या नहीं, तो ये सुरक्षा प्रदान करते हैं और जल अवशोषण में सहायता करते हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑडियोमीटर क्या नापता है? बताइए, ऑडियोमीटर जो होता है यह किसको मापता है? बताइए, ऊंचाई को नापता है, वायुमंडलीय दाब को नापता है, हृदय गति को नापता है, या फिर ध्वनि की तीव्रता को नापता है? तो देखिए, ऑडियोमीटर जो होता है यह ध्वनि की तीव्रता को नापता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को ध्वनि से संबंधित एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि ध्वनि को नापने वाला डेसिबल भी है, तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एंगस्ट्रॉन इकाई है। बताइए, एंगस्ट्रॉन जो होता है यह किसका मात्रक होता है? बताइए, तरंगदैर्घ्य की मात्रक है, ऊर्जा का है, आवृत्ति का है, या फिर वेग का है? तो देखिए, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉन इकाई होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? बताइए, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो देखिए, ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल होता है। और ऊर्जा के साथ साथ एक बात और याद रखिए, कार्य और ऊर्जा इन दोनों का मात्रक जो है जूल होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए, आवृत्ति की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक की बात करें तो ये हर्ट जो होता है, और वेग का एसआई मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करवाई जा रही है।
तो जिस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती का तैयारी करवाया जाएगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि उस पर जो है अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को इसमें दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। बताइए पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है। बताइए नाइट्रिक एसिड है, जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो कॉपर सल्फेट होता है यह एक अकार्बनिक यौगिक होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कॉपर सल्फेट जो होता है इसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं और कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है CuSO4 होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफाई में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट होते हैं। बताइए सफाई में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन से होते हैं। बताइए नाइट्रेट होता है, कार्बोनेट होता है, सल्फोनेट होता है या फिर बाइकार्बोनेट होता है। तो देखिए सफाई में प्रयोग किया जाने वाला डिटर्जेंट जो होता है इसे सल्फोनेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सफाई में प्रयोग किया जाने वाला जो डिटर्जेंट होता है इसे सल्फोनेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है। बताइए भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज जो है कौन सा है। बताइए बॉक्साइट है, डोलोमाइट है, चाल्कोपाइराइट है, इल्मेनाइट है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्मेनाइट। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इल्मेनाइट जो है ये भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। बताइए अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। बताइए ईस्ट में होता है, अमीबा में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सी किसमें जो है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो देखिए मुकुलन द्वारा जो है अलैंगिक जनन जो है ये ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईस्ट और हाइड्रज में जो है मुकुलन द्वारा जनन होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा भी है और फिर पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बताइए थायराइड है, पिट्यूटरी है, लाइक्रीमल है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो देखिए लाइक्रीमल जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइक्रीमल जो होता है यह बहिस्रावी ग्रंथि होता है जो आंसू बनाती है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। लाइक्रीमल जो है ये बहिस्रावी ग्रंथि है, जबकि थायराइड और पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इसके साथ साथ और जान लीजिए, अगर बात करेगा अधिवृक्क और एड्रीनल, ये दोनों जो है क्या है, ये भी क्या है, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और पैराथायराइड भी अंतःस्रावी ग्रंथि है और पीनियल ग्रंथि भी अंतःस्रावी है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। बताइए निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा अंग है जो शरीर का कौन सा जो शरीर को नियंत्रित करता है। बताइए निम्न में से शरीर का कौन सा अंग है जो शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। बताइए पसली है, सेरेबेलम है, कान है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है यह जो है सेरेबेलम है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम से तात्पर्य है। बताइए एसपीएम से क्या तात्पर्य है। दृढ़कृत कणिका तत्व है, निलंबित कणिका तत्व है, घुलनशील कणिका तत्व है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए निलंबित कणिका तत्व है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है। बताइए घास है, हिरण है और बाघ है। घास मछली, गाय,
घास, खरगोश और हाथी उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो देखिए खाद्य श्रृंखला जो होता है एक घास है, घास को हिरण खाएगा और हिरण को बाघ खाएगा, तो इसमें जो है एक करेक्ट इसका हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। बताइए एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। बताइए चौक कुंडली के द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा, डायनेमो द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए एसी करंट को कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है या फिर डायनेमो के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो बताइए एसी करंट को कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो ये डायनेमो के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका जो ऑर्डर है ऊपर नीचे है, तो आप लोग बी जो है इसका डायनेमो करेक्ट करिएगा। देखिए जो डायनेमो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि डायनेमो का कार्य जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति का तीसरा नियम का उपयोग करता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। बताइए तीरंदाजी है, अंतरिक्ष रॉकेट है, वेंचुरीमीटर है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष रॉकेट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर बात करें कि जो न्यूटन का थर्ड नियम है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। और इसके जो उदाहरण हैं, रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजना, बंदूक की गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगाना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना, ये सभी जो है न्यूटन के थर्ड लॉ के एग्जाम्पल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रिएक्टर स्केल का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। बताइए रिएक्टर स्केल का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए उपयोग में किया जाता है। बताइए भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, विद्युत धारा की प्रवाह को मापा जाता है, किसी टावर की ऊंचाई को मापा जाता है या फिर समुद्र की गहराई को मापा जाता है। तो बताइए रिएक्टर स्केल का उपयोग जो है निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिएक्टर स्केल का उपयोग जो है निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है ये किसको मापता है, इसे किससे मापा जाता है, तो इसे एमीटर से मापा जाता है। और समुद्र की गहराई को मापने के लिए जो है फाइडोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। बताइए मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन किसका प्रयोग किया जाता है। बताइए एलिथ्रीन का प्रयोग किया जाता है, एट्रोपिन का प्रयोग किया जाता है, आइसोप्रोप्लाक्सी फिनाइल का प्रयोग किया जाता है या फिर बेंजीन हेक्सा क्लोराफिन का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है। तो देखिए एलिथ्रीन होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ को निम्नलिखित में से किसके साथ गर्म किया जाता है। बताइए वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ को निम्नलिखित में से किसके साथ गर्म किया जाता है। बताइए कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, सिलिकॉन के साथ गर्म किया जाता है या फिर जिंक के साथ गर्म किया जाता है। तो बताइए वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ को निम्नलिखित में से किसके साथ गर्म किया जाता है। तो देखिए यह सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। बताइए नमक एवं मिथाइल अल्कोहल एक तरह से व्यवहार करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट केवल, ऑप्शन सेकंड केवल, पहला और दूसरा दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो देखिए शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। जब
मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी बात सही है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? बताइए, गर्भाशय, अंडाशय, शुक्रवाहिका, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, शुक्रवाहिका जो होता है यह नर जनन तंत्र का भाग है, जबकि मादा जनन तंत्र का भाग जो है गर्भाशय, अंडाशय है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप का नियंत्रण करते हैं? बताइए, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप का नियंत्रित करते हैं? बताइए, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, सेरेब्रम, पोस्ट मेडुला सेरेब्रम, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, मस्तिष्क के कौन से भाग जो हैं रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जीभ के स्वाद नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है जीभ का स्वाद नहीं है? बताइए, मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा, तीखा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। बताइए, 2, 5 और 7, 1, 3 और 4, 4 और 7, 3 और 6। तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन से जीभ के स्वाद नहीं है? तो देखिए, जीभ का स्वाद मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है, नमकीन भी होता है और जो है और इसमें जो है मसालेदार भी होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद उमामी भी होता है। तो यहाँ पे देखिए, मसालेदार नहीं होता है, खट्टा होता है। तो देखिए, मसालेदार और तीखा ये दोनों नहीं होता है। मसालेदार और तीखा जो है जीभ का स्वाद नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मसालेदार और तीखा जो है यह जीभ के स्वाद नहीं होते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है? बताइए, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है? बताइए, पोषक स्तर के प्रथम उपभोक्ता, उच्च पोषक स्तर के उपभोक्ता, उत्पादक, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना है किस खाद्य श्रृंखला का जो है पोषक स्तर जो है अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादक। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? बताइए, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? बताइए, संख्या की पिरामिड में पाया जाता है, जीव भार का पिरामिड में, ऊर्जा का पिरामिड में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीव भार का पिरामिड। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, उदासीन तार का रंग क्या होता है? बताइए, उदासीन तार का रंग क्या होता है? बताइए, लाल होता है, सफेद होता है, काला होता है या फिर हरा होता है? तो देखिए, उदासीन तार का जो रंग होता है ये काला होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए 26 का कौन सा ऑप्शन सही है, 27 का कौन सा ऑप्शन सही है। इसी तरह जो है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर को नोट करते रहिए। बताइए, विद्युत हीटर की कुंडली किस पदार्थ की बनती है? बताइए, विद्युत हीटर की कुंडली जो है किस पदार्थ की बनती है? बताइए, तांबा का बनता है, चांदी का बनता है, लोहा का बनता है या फिर नाइक्रोम का बनता है? तो बताइए, विद्युत हीटर की जो कुंडली है किस पदार्थ की बनाई जाती है? तो देखिए, इसे नाइक्रोम की बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये बताइए क्वेश्चन कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का पिरामिड जो है कैसा बनता है? बताइए, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो है कैसा बनता है? और घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड जो है कैसा बनता है, ये भी बताइए। तो देखिए, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है इसमें जो है जीव भार का पिरामिड जो है ये उल्टा बनता है और खास पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड जो है सीधा बनता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा।
देखिए विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है इसे नाइक्रोम से बनाया जाता है और नाइक्रोम जो होता है मिश्र धातु है जिसमें निकेल, लोहा और क्रोमियम को मिक्स किया जाता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए नाइक्रोम धातु की प्रतिरोधकता जो है अधिक होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? बताइए लोहा है, मोलिब्डेनम है, चांदी है या फिर टंगस्टन है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से होता है। बताइए स्टेनलेस स्टील जो है एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ जो है क्या मिला होता है? बताइए जस्ता मिला होता है, तांबा जिसे कॉपर कहते हैं ये मिला होता है, क्रोमियम या फिर मैग्नीशियम मिला होता है। तो देखिए स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए जो है इसमें जो है लोहा और क्रोमियम मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए जो है इसमें निकिल और क्रोमियम मिलाया जाता है। निकिल और क्रोमियम मिलाया जाता है, लोहे के साथ जो है निकिल और क्रोमियम मिलाया जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, जिसमें क्रोमियम की मात्रा जो है 15 से 20% होता है और निकिल की मात्रा जो है 8 से 10% होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके साथ साथ आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछता है कि पीतल मिश्र धातु में जो है कौन कौन सा चीज मिला होता है? तो इसमें तांबा और जस्ता मिला होता है। तांबा इसमें 70% होता है और जस्ता इसमें 30% होता है। इसी तरह अगर पूछेगा कि जर्मन सिल्वर में जो है क्या क्या मिला होता है, तो इसमें तांबा, जस्ता और निकिल पाया जाता है। और इसमें जो है जर्मन सिल्वर में जो है एक अपवाद है, इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। जर्मन सिल्वर में जो है तांबा, जस्ता और निकिल पाया जाता है, जिसमें तांबा की मात्रा 60% होती है, जस्ता का मात्रा 20% होता है और निकिल की मात्रा 20% होती है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि गन मेटल जो है किस मिश्र धातु से मिलकर बना है, तो इसमें जो है कॉपर है, उसके बाद जस्ता है, उसके बाद टिन है। कॉपर, जस्ता और टिन जो है से मिल करके जो है गन मेटल बना है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है कॉपर पाया जाता है 88%, जस्ता पाया जाता है 2%, टिन पाया जाता है 10%। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए कांसा जो होता है इसमें जो है कॉपर और टिन मिलकर बनता है। कॉपर की मात्रा 90% होता है और टिन की मात्रा 10% होता है। ये जो क्वेश्चन हम बोले हैं इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही जो है क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए H2O है, N2O है, D2O है, CuO है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, वह तत्व जो धातु और उपधातु दोनों के जैसा नहीं वह तत्व जो धातु और अधातु दोनों के जैसा व्यवहार करता है उसे क्या कहते हैं? बताइए वह तत्व कौन सा है जो धातु और अधातु दोनों के जैसा व्यवहार करता है? बताइए बोरान है, कार्बन है, सल्फर है या फिर आर्गन है? बताइए वह तत्व जो है कौन सा है जो धातु और अधातु दोनों जैसा व्यवहार करता है? धातु और अधातु दोनों जैसा व्यवहार करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह उपधातु है। तो इसमें से बताना है कौन सा तत्व जो है उपधातु के अंतर्गत आता है। तो देखिए बोरान जो होता है ये उपधातु है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोरान जो होता है यह उपधातु है और उपधातु की संख्या जो है 7 है, जिसमें आप लोग सातों याद कर लीजिएगा। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिरियम और पोलेनियम जो है ये उपधातु हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत्र जल रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बताइए आंत्र जल रोग जो है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बताइए फेफड़ा को प्रभावित करता है, रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है, शरीर के जोड़ को प्रभावित करता है या फिर आंत को प्रभावित करता है? बताइए आंत्र ज्वर जिसे कहा जाता है टाइफाइड और इसी को जो है मियादी बुखार भी कहा जाता है। तो बताइए यह जो है किससे प्रभावित करता है? शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए यह आंत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो टाइफाइड होता है इसकी जांच के लिए जो विडाल टेस्ट करवाया जाता है और यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा जो है
टाइफाइड होता है और इसकी जांच को जो है विडाल टेस्ट कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखिए, बीसीजी टीकाकरण किसके लिए है? बताइए बीसीजी टीका जो है किसके लिए दिया जाता है? बताइए खसरा के लिए, डिप्थीरिया के लिए, एच्छमा के लिए या फिर कुष्ठ रोग के लिए? बताइए बीसीजी का टीका जो है किससे दिया जाता है? तो देखिए एच्छमा जिसे कहते हैं क्षय रोग, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीसीजी का टीका जो है टीबी जिसे हुआ रहता है, जिसे एच्छमा या फिर क्षय रोग कहते हैं, उसको दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, एड्स किसके कारण होता है? बताइए एड्स नामक रोग जो है किसके कारण होता है? बताइए हेलनिंथ के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, कवक के कारण होता है या फिर विषाणु के कारण होता है? तो देखिए एड्स जो होता है ये वायरस से होने वाला डिजीज है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्स जो होता है ये वायरस से होने वाला डिजीज है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एड्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, रेबीज, हर्पीज जो है ये वायरस से होता है, और जीवाणु से होने वाले रोग जो हैं टीटेनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया कोड़, गोनेरिया, सिफिलिस और एंथ्रेक्स, ये सभी जो हैं जीवाणु से होने वाले रोग हैं जिसे बैक्टीरिया कहा जाता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, केरल की शांत घाटी जिसे साइलेंट वैली भी कहा जाता है संरक्षित है क्योंकि? बताइए इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, मिट्टी खनिजों से भरपूर है, कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली जो है संरक्षित है, इसका रीजन क्या है? तो देखिए इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? बताइए भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? बताइए 2010 में किया गया था, 2011 में किया गया था, 2012 में किया गया था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए 2010 में किया गया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है 2010 में किया गया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, स्टीम इंजन कैसे चलता है? बताइए स्टीम इंजन जो है कैसे चलता है? जल से चलता है, उष्मा से चलता है, ध्वनि से चलता है या फिर तेल से चलता है? बताइए स्टीम इंजन जो है यह कैसे चलता है? तो देखिए उष्मा से चलता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार करने वाले कौन थे? जेम्स वाट थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना मेल खाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? बताइए 0 डिग्री सेल्सियस पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 40 डिग्री सेल्सियस पर? तो बताइए किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो देखिए -40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, वातानुकूलित यंत्र में किस कारण ठंडक होती है? बताइए वातानुकूलित यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? बताइए गैस को दबाने एवं मुक्त करने से, जल की वाष्पीकरण से, जल को दबाने से, ठोस को दबाने से? बताइए वातानुकूलित यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है गैस को दबाने एवं मुक्त करने से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह ज़्यादा अस्थायी होती है, हाइड्रोजन से हल्की होती है, ज्वलनशील होती है या फिर हाइड्रोजन से अधिक मात्रा में होती है? तो बताइए गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस को क्यों भरा जाता है? बताइए गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस को क्यों भरा जाता है? तो देखिए हाइड्रोजन से
हल्की तो होती है, लेकिन यह जो है पहली बात आप लोग याद रखिएगा कि यह ज्वलनशील नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह ज्वलनशील नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरी बात जो है यह हल्की भी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बताइए सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम नाइट्राइट है, या फिर सोडियम नाइट्रेट है। तो बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक नाम पूछेगा तो ये क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला पूछेगा तो NaHCO3 होता है। और सोडियम कार्बोनेट का जो होता है, सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं वाशिंग सोडा और सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं चिली साल्ट पीटर कहते हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है। बताइए चूने का जो पानी होता है या क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है? बताइए ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, बेकिंग पाउडर बनाता है, बेकिंग सोडा बनाता है, या फिर वॉशिंग सोडा बनाता है। तो बताइए चूने का पानी जो होता है या क्लोरीन से क्रिया करके क्या देता है? तो देखिए यह ब्लीचिंग पाउडर देता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूने का पानी जो होता है या क्लोरीन से क्रिया करके जो है ब्लीचिंग पाउडर देता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्लोरीन जो होता है अगर ये सूखे बूझे चूने के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड देगा। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मिश्रण बनाता है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है कहलाता है। बताइए पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है क्या कहलाता है? बताइए कार्पल कहलाता है, कोरोला कहलाता है, या फिर स्टेमन कहलाता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है इसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसे कार्पल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है उसे कार्पल कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री ग्रहण करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? बताइए अदरक, मूली, चुकंदर, गाजर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अदरक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं, इसका रीजन क्या है? बताइए अदरक जो है एक भूमिगत तना है, जड़ नहीं है, इसका रीजन बताइए क्या है? यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, ये भी बात सही है। इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, ये भी बात सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो बताना है इसमें से कौन है जो इन सीटू जिसे कहते हैं स्वस्थानीय इसके अंतर्गत नहीं आता है। बताइए वनस्पति उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण के अधीन जो है इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो बताइए 45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए वनस्पति उद्यान जो होता है यह इन सीटू स्वस्थानीय के अंतर्गत नहीं आता है, यह पर स्थानीय के अंतर्गत आता है, जिसे एक्स सेटू कहते हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए स्वस्थानीय के अंतर्गत आने वाले जो हैं राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अंतर्गत जो है प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। स्वस्थानीय के अंतर्गत जो है जितने भी प्रजातियां होती हैं
इसको जो है अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, जबकि परस्थानीय एक्स सेट के अंतर्गत जो होता है इसमें प्राणी उद्यान आते हैं, वनस्पति उद्यान आते हैं, वन्य जीव सफारी पार्क आता है, जीन बैंक आता है, बीज बैंक आते हैं। ये सभी जो हैं पर स्थानीय या फिर एक्स सेट के उदाहरण हैं, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए इसके अंतर्गत जो होता है प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्थानीय के अंतर्गत कहाँ संरक्षण दिया जाता है और पर स्थानीय के अंतर्गत जो है कहाँ संरक्षण दिया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? बताइए रामसर सम्मेलन जो है किसके संरक्षण से जुड़ा है? बताइए शुष्क भूमि से जुड़ा है, आर्द्र भूमि से जुड़ा है, वन से जुड़ा है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए रामसर सम्मेलन जो है किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? तो देखिए रामसर सम्मेलन जो है ये आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामसर सम्मेलन जो है आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि रामसर सम्मेलन जो है कब हुआ था, तो ये 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और भारत ने इस संधि पे जो है कब हस्ताक्षर किया था, तो 1 फरवरी 1982 में हस्ताक्षर किया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? बताइए चुंबकीय सुई जो है किस तरफ संकेत करती है? बताइए पूर्व की तरफ संकेत करती है, पश्चिम की तरफ संकेत करती है, उत्तर की तरफ संकेत करती है, या फिर आकाश की तरफ संकेत करती है? तो देखिए जो चुंबकीय सुई होती है यह उत्तर की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है। बताइए दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है। बताइए शून्य होता है, अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, न्यूनतम या अधिकतम होता है? तो बताइए दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व जो है अधिकतम होता है या फिर न्यूनतम होता है? तो देखिए शून्य होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाएगा? बताइए शरीर जो है निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाएगा? बताइए प्रोटॉन के वंचित हो जाने से, इलेक्ट्रॉन के वंचित हो जाने से, एक कण के वंचित हो जाने से, या फिर न्यूट्रॉन के वंचित हो जाने से, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के वंचित हो जाने से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, खाने का सोडा है। बताइए निम्नलिखित में से कौन खाने का सोडा है? बताइए सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है? बताइए खाने का सोडा जो है किसे कहा जाता है? तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर नीचे ऑप्शन है तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका फार्मूला पूछेगा तो क्या होता है? NaHCO3 होता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की ही तैयारी करवा जा रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।